हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ की सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ सिविक्स, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। और मैंने चैनल पे एक पोल डाला है, तो आप देख लेना उस पोल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग जैसे इस चैप्टर का नाम है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, तो द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग। ठीक है, मतलब क्या कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट, उसके बाद उसके ऑर्गन्स और डिफरेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, अब पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? ठीक है, तो स्मूथ फ्लो है ना, स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। और पावर इज़ नॉट कंसनट्रेटेड विद इन वन हैंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये लाइन बहुत अच्छी है कि एक ही ऑर्गन के हाथ में सारी पावर नहीं चल जाए, या यूँ कहते हैं एक ही बंदे के हाथ में सारी पावर नहीं चल जाए। तो पावर शेयरिंग क्यों नेसेसरी, ये क्वेश्चन बनता है। तो वाई पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी? तो पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी टू एंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंश्योर दैट पावर शुड नॉट बी कंसनट्रेटेड विद इन द वन हैंड। ओके, समझ गए होंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। ठीक है, अब प्रेसिडेंटल रीजन और मॉरल रीजन से क्या क्या है? तो प्रेसिडेंटल रीजन से क्या? पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग इज डिस्क्राइब बिकॉज इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़े, यानी कि दंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस द, क्या रिड्यूस करती है? टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द कंट्री। कॉन्फ्लिक्ट लेड्स टू वायलेंस। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट होगा यानी कि दंगे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है शांति से तो कोई दंगे होते नहीं हैं, तो वायलेंस जरूर होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट लेड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अभी सरकार चल रही है, ठीक है, तो अचानक से अगर दंगे होंगे तो इससे इकोनॉमिक, कल्चरल सभी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, तो वही होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी गुड वे टू इंश्योर दैट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मॉरल रीज़न। तो पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है? स्पिरिट है। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पावर शेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है ना। पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी पावर शेयरिंग होती है। अब क्यों? तो क्योंकि अब पीपल को पता तो होना चाहिए ना कि जिनको उन्होंने वोट दे के चुना है वो उनको कैसे गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक और इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पावर शेयरिंग की डेफिनेशन, पावर शेयरिंग क्या होती है और क्यों होती है, प्रेसिडेंटल रीजन और मॉरल रीजन दोनों पढ़ लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं आगे, एथनिक। ठीक है, एथनिक क्या होता है? तो अ सोशल ग्रुप विच इज़ ऑफ सेम कास्ट रिलीजन, है ना, बिलोंगिंग टू सेम कास्ट रिलीजन इज़ कॉल्ड एथनिक ग्रुप। ठीक है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं द पीपल हु बिलीव्स इन वन काइंड ऑफ थिंकिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एथनिक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सिविल वॉर की तरफ। सिविल वॉर क्या होती है ना, तो अब हम पढ़ते हैं सिविल वॉर क्या होती है। तो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ? हिंसक दंगे। ठीक है, तो अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री बिटवीन टू ऑपोजिट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल हम इंग्लैंड का एग्जांपल लेते हैं। दो ग्रुप्स थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और प्रोटेस्टेंट्स। दोनों की थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट थी और एक ही कंट्री में थे।
है ना। तो द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स दैट लीड्स टू वॉर लाइक सिचुएशन इज कॉल्ड सिविल वॉर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम की तरफ। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, है ना। तो इस चार्ट में क्या दिख रहा है हमें, ये चार्ट आप लोग याद रख लो, आप पूरा लिख दोगे पैराग्राफ। तो देखो अब क्या है कि जो हमारी बेल्जियम कंट्री है ना, वो 2-4 कंट्री से घिरी हुई थी, मतलब उनकी बॉर्डर को टच करती थी। कौन कौन सी थी? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, तो अब देखो जो पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते थे, है ना, वो बोलते थे डच लैंग्वेज, और वो कितने थे? 59%। जो पीपल वेलोनिया रीजन में रहते थे वो थे 40%। कौन थे वो लोग? फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले। और बचे हुए 1% थे खाली जर्मन लोग, है ना। तो ये कंपोजिशन था 59, 40 और 1। तो इसको याद रखने का, तो अब इसको याद करने का तरीका क्या? देखो आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रखो, DFG। ठीक है, क्या याद रखनी है आपको? DFG। डी से कौन होगा? डच, F से फ्रेंच और G से जर्मन। ठीक है, तो बेल्जियम जैसे आवे तो क्या याद रखना? DFG। अब इनका कंपोजिशन ऐसे याद रख लो 50-40। ठीक है, 50-40 तो कितने हो गए? 90%। तो 0 हटा दो, अब कितने बचे? 9, यानी कि 59 हो गए डच, 40% हो गए आपके फ्रेंच, और बचे हुए जो हमारे कितने बचे अब? हो गए 99, बचे हुए 1% हो गए हमारे जर्मन। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और आराम से देख लेते हैं। तो बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। इट्स बॉर्डर्स टच विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। द एथनिक कंपोजिशन, ठीक है, of this small country is very complex. The country's total population is of 59%, 40% एंड 1%। ठीक है, तो ये हमने इसको थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको तो आप भी कर सकते हो, आपको समझ में आ गया है मेरे हिसाब से। तो हम आगे फर्दर मूव करते हैं। हमें इस चैप्टर को शॉर्ट एंड स्वीट में और बहुत ही डीपली समझना, तो ज़्यादा भी हम किसी टॉपिक को लेकर नहीं बैठेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें एक बात और है, अब इस बेल्जियम की जो कैपिटल थी वो थी ब्रसल। वहाँ पे जो थे 80% पीपल फ्रेंच बोलते थे और 20% पीपल डच बोलते थे। ठीक है, ये एक नोट की तरह याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर भी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम ऑफ बेल्जियम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ली थी? तो जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने डिसाइड किया था कि जो नंबर ऑफ़ मिनिस्टर होंगे वो फ्रेंच और डच दोनों की जो लैंग्वेज होगी, उनके जो मेंबर्स होंगे वो मिनिस्टर्स बराबर बराबर होंगे। मतलब चाहे फ्रेंच बोलें या वो डच बोलें, उनके जो मिनिस्टर बनेंगे वो बराबर बनेंगे। ठीक है, दूसरा, अब बाकी तो क्या, सेंट्रल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होती है, वही स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पे क्या था, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी कुछ सेपरेट पावर थी। ठीक है, दूसरा, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना देती है ब्रसल के अंदर। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है 3 मार्कर का। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड द कम्युनिटी सच राइट्स दैट दे कैन फॉर्म कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इन बेल्जियम अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट वेयर पीपल्स आर, है ना, पीपल बोलो या फिर आप बोल दो कि रिप्रेजेंटेटिव, है ना, वैसे पीपल बोलोगे तो सही रहेगा। वेयर पीपल आर इलेक्टेड बाय द सेम, where people are elected by the same community like Dutch, French, German etc. है ना, no matter where they live in country। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं कंट्री के अंदर, बस इलेक्ट कर सकते हैं। एंड दे हैज़ ऑल्सो सम राइट लाइक कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, इन सब को वो, इन सब का जो था वो इनके हाथ में था कंट्रोल। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब हम पढ़ते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो ये बेल्जियम से बिल्कुल ये समझो अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? वहाँ तो गवर्नमेंट में इतना बढ़िया किया था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, सबको इक्वल राइट दिए, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर बनाए, लेकिन यहाँ जस्ट हुआ इसका उल्टा। अब श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी मेनली, सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर। अब सिन्हाला स्पीकर थे 74% और तमिल स्पीकर 18%। अब ये जो सिन्हाला स्पीकर थे ये कौन थे? ये प्योरली जो श्रीलंका में ही रहते थे, है ना। और तमिल स्पीकर ये 2 भाग में और डिवाइड थे, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स थे 13% और इंडियन तमिल्स थे 5%। अब श्रीलंकन तमिल्स के श्रीलंका की जो बॉर्डर इंडिया के यहाँ बहुत पास में टच होती थी ना, वहाँ पे लैंग्वेज का टेस्ट तो इधर-उधर आ ही जाता है, तो वहाँ के जो लोग थे वो तमिल बोलते थे। तो लोग तो यानी कि जो पीपल थे वो तो श्रीलंका के थे पर वो तमिल बोलते थे, तो उनको इसलिए उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला गया। और बाकी जब ब्रिटिश टाइम पीरियड था तब जो लोग कमाने के लिए श्रीलंका आए थे इंडिया से और अब वो वहीं रह रहे थे, तो उन्हें इंडियन तमिल्स कंसिडर किया था। तो अब इनका कंपोजिशन हमने देख लिया 74 और 18 भी फर्दर डिवाइड थे 13 और 5 में। अब आप बोलोगे 74 और 18 यानी कि कितना हुआ? 80 और 92% हुआ। बाकी की 8% लोग कौन थे? तो ये सब थे क्रिश्चियंस और हिंदू मुस्लिम वगैरह, ठीक है, अलग टाइप लोग। 7% तक थे क्रिश्चियन, तो 98% हो गया, और 2% अदर कास्ट के, ठीक है। अब आता है मेजॉरिटी टेररिज्म। तो ये क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो बिलीफ मतलब एक ऐसी मान्यता दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी able to rule a country with in way that they wants disregarding the wishes of minority, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी ना, जैसे यहाँ मेजॉरिटी कौन है? सिन्हाला, तो वो कंट्री को अपने हिसाब से रन करेंगे या रूल करेंगे। बाय डिसरिगार्डिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब उपेक्षा करते हुए, यानी कि बिल्कुल भी महत्व नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना किसकी इच्छाओं पर? माइनॉरिटी कम्युनिटी की। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मेजॉरिटी टेररिज्म की डेफिनेशन आप याद कर लेना, और बाकी आगे स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव मेजॉरिटी टेररिज्म। अब 1956 में क्या हुआ था? श्रीलंकन तमिल मतलब जो श्रीलंका की गवर्नमेंट था उन्होंने एक लॉ पास कर दिया था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की वो सिन्हाला ही होगी, ठीक है। और दूसरा गवर्नमेंट ने तो ये तक कह दिया था कि यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, उन पे भी सिन्हाला स्पीकर्स का ही राज होगा, ऐसा कह सकते हैं, है ना। मतलब सिन्हाला के स्पीकर्स होंगे, उन्हीं को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी। और बुद्धिस्ट रिलीजन ही स्प्रेड होगा। और इंडियन तमिल हो गए, उनको बिल्कुल भी कोई राइट नहीं दिया गया और उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया हर मामले में, जॉब, एजुकेशन और अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हो गया एथनिक कंपोजिशन इन श्रीलंका। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पावर शेयरिंग। अब किस किस टाइप की हो सकती है? तो पावर शेयरिंग होती है मेनली दो टाइप की, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल। तो हम पहले पढ़ते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो इन अ पावर शेयरिंग देयर आर पावर शेयर्ड अमंग इन डिफरेंट टाइप्स। सो वन ऑफ दिस टाइप्स आर vertical power sharing. Under this type of power sharing, government is elected by people, ठीक है। For example, a general government for a whole country, a state government is elected by elections, है ना। state government is elected by election, so there is separate government for the state and separate government for locality like municipality और पंचायत, है ना। तो ऐसा हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अंडर दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग पीपल चूज गवर्नमेंट एट सेपरेट लेवल्स।
a general government for whole country, state government for state level, and local government for locality like म्यूनसिपाल्टी और पंचायत, जैसे भी आप लिखना चाहें। उसके बाद आप ये टेबल बना ही देना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। तो अब देखो, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग के 3 टाइप होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसके कितने थे? सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और इसके कितने हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो अंडर दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, ईच ऑर्गन हैव डिफरेंट पावर्स एंड ईच ऑर्गन पुट एट सेम लेवल, है ना। ये सब सेम लेवल पे होते हैं। अब लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी जो उस लॉ का इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा उसको पनिशमेंट देना, ठीक है। ये इन तीनों का वर्क होता है। मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया, वैसे ही कोई पूछेगा नहीं, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और अब इसका एक और पॉइंट बनता है कि अंडर दिस ऑल द ऑर्गन्स हैव सेम लेवल एंड सेम पावर्स, सो वन ऑर्गन कैन नॉट लीड्स टू अनलिमिटेड पावर एंड ईच ऑर्गन कैन गेट चेक ऑन अदर ऑर्गन्स। मतलब समझे कि सब सेम लेवल पे, सबके पास सेम पावर है। मतलब पावर डिफरेंट है, लेकिन पावर की जो मात्रा कह सकते हैं एक तरह से, क्वांटिटी, वो तो सबके पास इक्वल है। तो किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं आएगी और पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे नज़र भी रख सकता है। जैसे लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया तो वो ये देख सकता है ना कि एग्जीक्यूटिव उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करा पा रहा है या नहीं। और फिर जैसे कि एग्जीक्यूटिव अगर नहीं करा पा रहा तो जुडिशरी कह सकता है उसको। और फिर जो लोगों को इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करा पा रहा, जुडिशरी डायरेक्ट उन लोगों को पनिशमेंट करेगा। तो एक दूसरे की पावर पे एक्सेस रख सकते हैं ना, वो होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और लास्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो इन अ डेमोक्रेसी पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स सिटीजन टू चूज़ देयर रूलर्स। ये तो मुझे पूरा यकीन आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर पावर शेयरिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स में, और हर सिटीजन को राइट है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का। तो यहाँ होता है हमारा पावर शेयरिंग पूरा ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।